हेलो एवरीवन, अंकुर थे दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो आज ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का थर्ड लेक्चर होने वाला है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था और उसके जो एक्सेप्शन पढ़े थे वो पढ़ा था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में मैंने कवर किया था फंडामेंटल राइट, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 कंप्लीट हो चुका है। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 19 से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अपना आर्टिकल 90 टू 22, आर्टिकल 19 टू 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 से 22 क्या बोलता है? राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम। राइट्स रिलेटिंग टू फ्रीडम किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 से 22 जो है वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात करता है। किसके बारे में? 6 फंडामेंटल फ्रीडम के बारे में बात करता है, जो हर एक इंडियन सिटीजन को होता है। ठीक है, आर्टिकल 19 टू 22 गारंटीज टू सिटीजन ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम। क्या क्या? सबसे पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स हमको आर्टिकल 19 जो है वो क्या बोलता है? बोलने की या अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की आजादी देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज चालू कर दे किसी के साथ में। हाँ, लेकिन अगर आपके बातों से किसी को बुरा लगता है तो फिर ये उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अब एक बात बताइए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा। क्या जो प्रेस रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज रिपोर्टर होते हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया हुआ है? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसके अलावा क्या रिपोर्टर्स को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिला हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का? नो। जितना हमको है बोलने की और चीजों को एक्सप्रेस करने की आजादी, उतनी ही किसकी होती है? उतना ही आजादी किसके पास होता है? वही सेम आजादी होता है, सेम फ्रीडम होता है प्रेस वालों के साथ में। ठीक है, तो पहला क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है? असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, दैट मीन्स आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी हथियार के। चाकू, छुरी, भाला, बंदूक बंदूक लेके नहीं। पीसफुली, शांतिपूर्वक असेंबल होइए, उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बनाने का फ्रीडम देता है? एसोसिएशन बनाने का, यूनियन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। ठीक है, नाउ मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंडियन टेरिटरी में कहीं भी आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। मूव करने के साथ साथ अगर आपको वो जगह अच्छी लगती हो तो आप वहां रिसाइड भी कर सकते हैं। मूव करने के साथ साथ अगर आपको वो जगह अच्छी लगी हो तो आप वहां रिसाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। ये जो अपना सब क्लाउज एफ है, इसको ओमिट कर दिया गया, इसको ओमिट कर दिया गया। ठीक है, सब क्लाउज एफ जो है उसको ओमिट कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट, आप क्या किए? आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स मिला, फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिला, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर आप मूव ही कर रहे हैं और आपको जगह वो अच्छी लगी तो आप वहां रिसाइड भी कर सकते हो, और रिसाइड कर गए तो वहां आप अपना प्रोफेशनल बिजनेस या ट्रेड कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन और ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल फ्रीडम, सॉरी, ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है कौन? आर्टिकल 19। क्या क्या? पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, तीसरा फॉर्म एंड एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of the territory of India. And now next one, last one is practice any profession or to carry on any occupation, trade और business. क्लियर है? तो ये 6 चीजें क्या करता है? फ्रीडम देता है। ये 6 फ्रीडम देता है आर्टिकल 19। लेकिन ये जो 6 फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये जो 6 फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट कम्स विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, इट कम्स विथ सम रिस्ट्रिक्शंस।
और वो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कब होंगे, वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, इफ द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ। रिस्ट्रिक्शन किसने इंपोज किया है, लॉ ने इंपोज किया है। रिस्ट्रिक्शन क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन जो लॉ लगा रहा है, रिस्ट्रिक्शन जो लॉ लगा रहा है वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। और ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ये किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए लगा रहे हैं। ये जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए लगा रहे हैं। क्लियर है। तो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन लॉ लगा सकता है, दूसरा रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए, तीसरा रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया है वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए लगाया गया है। ठीक है। एक्चुअली सीसेट में डीपली नहीं पढ़ना है, बट जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव में जाइएगा तो आपको सीएस एग्जेक्टिव में जाने के बाद ये आपको फिर इन डेप्थ पढ़ना है। ठीक है, सीएस एग्जेक्टिव में क्या पढ़ना है, एकदम डीपली घुस के चीड़ फाड़ के पढ़ना है। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो, ये जो परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ आता है। अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच मिला, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी के साथ अभद्र व्यवहार करो, किसी के साथ गाली गलौज करना स्टार्ट कर दो, किसी को पोक करना स्टार्ट कर दो, नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन है। और वो क्या क्या है, पहला, क्यों लगाया जा सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन, टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, फॉरेन स्टेट के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के लिए, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब अब कोर्ट में जाकर कुछ भी बोल दीजिएगा, कोर्ट है, आपका घर नहीं है। एक मीम्स में देखा होगा तुमने, बोलता है कि जज तुमसे जीभ से पोंछे लगवाएगा, जज है वो जज, तुम्हारे घर के ताऊजी तायाजी नहीं है वो। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन, डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, डिफॉर्मेशन। आप किसी का निंदा करिएगा जी, हाँ, आप किसी का निंदा करिएगा, नहीं, नहीं कर सकते। क्यों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। फिर इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी को उकसाइएगा, आप किसी को उकसाइएगा क्राइम करने के लिए, नहीं कर सकते। ये सारे परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाया है। किस पे, आपके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये किसके ऊपर है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर है। ठीक है, नहीं तो कोई भी किसी के साथ गाली गलौज करना स्टार्ट कर देगा, मारपीट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है। हाँ जी। अब देखो, नाउ नेक्स्ट वन, अगला, अगला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 21। अगला आर्टिकल है अपना आर्टिकल 21। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लिव द लाइफ द वे यू लिव, लिव एंड लेट लिव। दैट मीन्स जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ठीक है। आर्टिकल 21 कॉन्फर्स ऑन एवरी पर्सन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर एक इंसान के पास राइट है कि वो अपना जीवन अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, जी सकता है। ठीक है, यानी कि आप किसी और के लाइफ में रोक टोक नहीं कर सकते। क्लियर है। हाँ जी। क्या बोलता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड
of his life or personal liberty except according to the procedure established by the court. हर एक इंसान को अपने तरीके से अपना लाइफ जीने का हक है, लेकिन लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जीना है, उसके बियॉन्ड जाके नहीं। ठीक है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ये पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में नहीं आता है। इट इज पनिशेबल ऑफेंस। क्लियर है? एंड राइट टू लाइफ इंक्लूड्स दोज थिंग्स व्हिच मेक लाइफ मीनिंगफुल। राइट टू लाइफ में और क्या आता है? राइट टू लाइफ में वो चीजें आती है जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। राइट टू लाइफ में वो चीजें आती है जो आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। क्लियर है? फिर आर्टिकल 21 ही बोलता है कि आपके पास राइट है नॉइज पॉल्यूशन फ्री रहने का। आपके पास राइट है नॉइज पॉल्यूशन फ्री रहने का। क्लियर है? और एक चीज, आर्टिकल 21 एक चीज और बोलता है कि इफ एनीवन वांट्स टू अडॉप्ट चाइल्ड, इफ एनीवन वांट्स टू अडॉप्ट चाइल्ड, तो वो फिर चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है, वो चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है। ये आर्टिकल 21 बोलता है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 बोलता है। नाउ नेक्स्ट वन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इट इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। और ये क्या बोलता है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन of the age of 6 to 14 years and such a manner as the state may determine or by law। राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन बोलता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। किसके लिए? हर एक बच्चों के लिए जिनका एज 6 साल से लेकर 14 साल के बीच है, जिनका एज 6 साल से 14 साल तक है, स्टेट को उनको क्या करना पड़ेगा? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। अब जब बात राइट टू एजुकेशन आई है, यानी कि जब बात बच्चों की आई है, तो एक आर्टिकल और अपन लोग पढ़ेंगे, और वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उसमें सबसे पहला, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी भी तरह का इंसानों का व्यापार या फिर किसी को जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। आप किसी को जबरदस्ती फोर्स लेबर नहीं करवा सकते। ठीक है? और इंसानों का खरीद बेच नहीं कर सकते, इंसानों का ट्रेड नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट वन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री टीसी। अब बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। ये भी क्या है? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन में आता है। क्लियर है? अब एक चीज और पढ़ते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिनाइड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। अरे सुन, क्या बोलता है? आर्टिकल 22 बोलता है कि आप किसी भी पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए हुए अरेस्ट नहीं कर सकते, और जब आप अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपके पास ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट होना चाहिए। आपके पास ग्राउंड होना चाहिए किस चीज के लिए सामने वाले को आप अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? नो अरेस्ट शैल बी डिनाइड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, और आप अरेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा। ठीक है? और साथ ही साथ जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास चॉइस है अपना लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंट करने का। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास राइट है अपना लीगल प्रैक्टिशनर अरेस्ट करने का, और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना होगा। एंड ये जो 24 घंटा है उसमें
उसमें उसमें जर्नी वाला टाइम इंक्लूड नहीं होगा। जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट, अरे टू द कोर्ट काउंट नहीं होगा। आर्टिकल 22 क्या बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिनाइड, नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिनाइड इन द कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। यानी कि आप किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए हुए अरेस्ट नहीं कर सकते, और अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपके पास ग्राउंड होना चाहिए अरेस्ट करने का। साथ ही साथ जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास राइट है अपना लीगल प्रैक्टिशनर अपने चॉइस का अपॉइंट करने का, और इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट दैट पर्सन within 24 hours to the nearest magistrate, before the nearest magistrate, and traveling time is excluded from the time of arrest to present at the court या magistrate। क्लियर है? हाँ जी। आर्टिकल 23 क्या क्या है? आर्टिकल 23 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहला प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। आप किसी के साथ आप इंसानों का व्यापार नहीं कर सकते और किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री ईटीसी। ठीक है, जैसे फैक्ट्री में या माइंस में या किसी भी जगह जहां पे हजडस डेंजरस तरीके का काम हो रहा है, वहां पे 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। 14 साल से कम के बच्चे को एम्प्लॉयड नहीं कर सकते। ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर कवर करेंगे आर्टिकल 23 के बाद। तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या पढ़ा? आर्टिकल 19 पढ़ा कि आर्टिकल 19 जो है वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम देता है इंडियन सिटीजन को। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, form association, union or cooperative society, move freely throughout the territory of India, reside and settle in any part of territory of India, and practice any profession or to carry out any occupation, trade or business। ठीक है, ये जो फ्रीडम है, फंडामेंटल फ्रीडम है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये आएगा कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ में। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो डिसाइड कौन करता है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डिसाइड करेगा लॉ। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन कौन डिसाइड करेगा? लॉ। और रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या था, क्या क्या है कि रिस्ट्रिक्शन किस चीज के लगाएंगे? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी एंड मॉरलिटी के लिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफॉर्मेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ये था अपना परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट वन था आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किस चीज के बारे में बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या बोलता है? लिव द वे यू लिव, यानी कि जियो और जीने दो। जियो और जीने दो क्या बोलता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ के लिए, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए राइट टू लाइफ क्या बोलता है कि कोई भी इंसान लाइफ को मीनिंगफुल बना सकता है। ठीक है, और राइट टू लाइफ में ही है कि हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन फ्री। क्लियर है? और कोई कपल चाहे तो वो चिल्ड्रन अडॉप्ट कर सकता है। कोई पर्सन चाहे तो, कोई कपल चाहे तो वो चिल्ड्रन अडॉप्ट कर सकता है। इस चीज के बारे में कौन बोलता है? आर्टिकल 21। फिर राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है कि स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन जिनका एज 6 साल से लेके 14 साल के बीच में है। क्लियर है? फिर था नेक्स्ट था आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहे तो उसके पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म करने के साथ साथ उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा। जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसके पास चॉइस है अपना लीगल प्रैक्टिशनर हायर करने का, और उस इंसान को जो अरेस्ट हुआ है उसको अरेस्ट से 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाके प्रेजेंट करना होगा, जिसमें 24 घंटे के अंदर, जिसमें 24 घंटा जो काउंट होगा उसमें टाइम ऑफ जर्नी काउंट नहीं होगा। फिर आर्टिकल 23 पढ़ा था हमने, जिसमें पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि 14 साल से कम के बच्चों को आप फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते काम करने के लिए।
तो ये था अपना आर्टिकल 22, सॉरी ये था अपना आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 23। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इसके बाद से, यानी कि आर्टिकल 24 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि इसका बेनिफिट लोगों को मिल सके। ठीक है? अपने फ्रेंड्स को पास ऑन करो एंड ऑल। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय बाय।